आज का सुप्रभात। आदरणीय दर्शकों, श्री हरिशरणम के बाद मैं ये एक नए चैप्टर पे कुछ विचार लेकर के आया हूँ। समाज में प्रत्येक जातक का जहाँ सम्मान होता है, वहाँ कहीं-कहीं अपमान भी हमें देखने को मिलता है। तो उसके पीछे कारण क्या है और ज्योतिष इसमें क्या कहती है, क्या हमें बताती है और हमको किस तरह से अवलोकन करना चाहिए उन ग्रह नक्षत्रों का, तारापिंडों का, जन्म पत्र के 12 भावों के अनुसार। कोई प्लेनेट कितना भी उच्च का हो, महान हो, बलवान हो, शुभ हो, इस यश और अपयश से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात मान लीजिएगा आप। मैं आपका संदेह दूर कर रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में जो रामचंद्र जी का डाटा मिलता है हमें, उसमें कर्क लगन में चंद्रमा और बृहस्पति है। चंद्रमा एक प्रकाश ग्रह है, लगनपति है, लगन के अधिष्ठात्र हैं आप, और बृहस्पति उच्च के होते हैं। दूसरी बात, एक प्रोवर्ब है, वो ये है कि किम कुर्वन्ते ग्रह सर्वे यदा केंद्रस्थ जीव है। यदि केंद्र में बृहस्पति है तो बाकी सारे ग्रह क्या कर लेंगे। जैसे हुआ था ना कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस तरह से यानी सब जानते हैं कि आप संकट का मोचन कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, विमुक्त कर सकते हैं उससे अपने भक्त को, अपने चाहने वाले को जो आपके शरण में आ गया। इस तरह बृहस्पति के लिए कहावत है कि बृहस्पति यदि केंद्र में हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं, यानी उनसे उसको और किसी कोई ग्रह कुछ कर नहीं सकता। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मेरा सूत्र ये है कि जब बृहस्पति सब कुछ करेंगे, अर्थात अच्छा भी करेंगे, खराब भी करेंगे, तो बाकी ग्रहों को आपत्ति क्या, वो क्यों खामखा जहमत उठाएंगे, क्यों परेशान होंगे, क्यों परिश्रम करेंगे, वो नहीं करेंगे। अकेले बृहस्पति है ना करने के लिए। केंद्र में चंद्रमा बृहस्पति का अर्थ है कि गज केसरी योग, अर्थात 100 हाथियों पर एक केसरी भारी पड़ता है। तो बृहस्पति यहाँ केसरी है तो चंद्रमा पे भारी हुए। सूत्र अपने आप बारीकी दे रहा है। तो जो चंद्रमा प्रकाश ग्रह है उसकी डिवाइन लाइट कम हो गई, धुंधली हो गई। ये बारीकी समझिए आप। ग्रहों की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग बात रही, तो जब तक हम उन दोनों की तह नहीं खोलेंगे हम कहीं भी ज्योतिष के फलित के पास तक नहीं पहुंच सकते, बहुत दूर रहेंगे। श्री रामचंद्र जी का यही कारण था कि उनका भी अपयश हुआ, उनका भी अपमान हुआ। कारण यही था जो मैं बता रहा हूं कि एक प्रकाश ग्रह है, दूसरा तारा ग्रह है, और बृहस्पति जब भारी रहे तो केंद्र में बृहस्पति होकर के मान अपमान दे सकते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक और बात है, बृहस्पति जब केंद्र में, दसम भाव सबसे बलवान केंद्र माना गया है। यदि उसमें वक्री हो तब भी व्यक्ति का अपमान हो सकता है, चाहे वह मित्र राशि के हो, स्व राशि के हो, उच्च राशि के हो, मार्गी हो, कैसे भी हो, लेकिन वक्री होंगे तो अवश्य अपमान करा देते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। एक और तीसरा सूत्र ये है, यदि केंद्र में बृहस्पति है 1 4 7 10 में कहीं भी, और चंद्रमा से वे 6 8 12 में बैठ जाते हैं, तिर्क भाव में आ जाते हैं, तब भी अपमान के लिए जातक को तैयार रहना चाहिए कि उसका कभी भी अपमान हो सकता है। चाहे वह जब गोचर में हो, दशा में हो, अंतरदशा में हो, प्रतंत्र दशा में हो या सूक्ष्म दशा में अवश्य होकर आपको लाभ, दुख या रोग एक दिन के लिए आएगा, एक दिन में आएगा, लेकिन उसके बाद वेदना बहुत लंबी जाती है। ये है। एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि चंद्र मंगल, जिसको लक्ष्मी और कीर्ति योग कहा है, इसमें दो रहना, ये बिल्कुल सही बात है कि लक्ष्मी भी देती है ये युति और कीर्ति भी देती है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, आईपीएस रहे, मिस्टर केपीएस गिल, जिन्होंने आसाम का और पंजाब का आतंकवाद लगभग समाप्त कर दिया, सफाया कर दिया। उनके चंद्र मंगल 10th भाव में रहे और उनका भी एक बार किसी पार्टी में नाम हुआ, अखबारों में आया, तो उनका भी एक तरह से नाम धुंधला पड़ा, इतना सम्मानित व्यक्ति होकर के। तो चंद्र मंगल की युति क्या है कि चंद्रमा अग्नि तत्व का कारक है, अग्नि है उसमें, और
चंद्रमा नहीं, चंद्रमा जल तत्व का मालिक है, उसमें जल है और मंगल अग्नि तत्व का है। जब ये दोनों तत्व मिलेंगे तो जहाँ जल का हानि होगी अर्थात जल उबलने लगेगा तो अग्नि भी शीतल होती है, अग्नि कम होती है, तो दोनों की हानि होती है। अब दोनों की, चंद्रमा और मंगल की तो होगी नहीं हानि, जातक की होगी। इसलिए जातक जहाँ चमक दमक में रहता है, ओज में रहता है, प्रशंसा में रहता है, प्रतिष्ठा में रहता है, उसका नाम यश फैलता है, कीर्ति फैलती है, प्रख्यात होता है, वहां उसका अपमान भी होता है। कारण यह है कि एक ठंडा है, शीतल ग्रह है, दूसरा गर्म ग्रह है। ये दो विरोधी तत्व एक साथ जब भी मिलते हैं तो ठीक नहीं है। तो मानिए जैसे हम गंडबुल की बात करते हैं तो गंडबुल क्या है कि मान लिया रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र जो दोनों मिलते हैं, या आश्लेषा और मघा मिलते हैं, अथवा ज्येष्ठा और मूल मिलते हैं, ये 6 नक्षत्र गंडबुल में माना गया। कारण ये है कि एक जल तत्व की राशि है, दूसरी अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए उस संधि में जो जातक आएगा उसके जीवन में उहापोह की स्थिति होगी, कसमस कस की होगी, ज्वार भाटा आता जाता रहेगा। इसलिए उसकी शांति परम आवश्यक शास्त्रकारों ने बताई, जो हम मानते और करते चले आ रहे हैं। ठीक वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई होता है। एक और हम बात करना चाहते हैं इसमें, एक और युक्ति भी है। जिस 3 सूत्र मैंने ये 4 आपको बताए, एक और सूत्र ये है कि यदि सूर्य और शनि कहीं भी एकत्र हो, इकट्ठे हो जाएं, इनकी जो युति होगी वह भी अपयश और अपमान लेकर के आती है। क्यों लेके आएगी? बेशक छठे भाव में हो जाए, 8वें में हो जाए, 12वें में हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि खराब ग्रह खराब भावों में यदि हो तो अच्छा करते जातक का, अर्थात उसका नाम तो होगा, इसमें दो राय नहीं है, अवश्य नाम होगा, प्रसन्नता होगी, प्रतिष्ठा भी होगी और वो धन सम्मान भी खूब ये अर्जित कर लेगा। लेकिन होगा क्या? शनि एक अंधकार का ग्रह है और सूर्य एक प्रकाश का ग्रह है। तो जहां सूर्य अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा अंधकार को समाप्त करने में, कम करने में लगाएगा, तो प्रकाश कम हो गया। आपके नाम का जो प्रकाश है, आपके यश का, आपके कर्मों का, वो प्रकाश कम हो गया। इसलिए आपका अपमान, आपका अपयश अवश्य हो जाएगा। ये अंधकार और प्रकाश का खेल है। वहां जल और अग्नि का खेल था, शीतलता और उष्मा का था, यहाँ प्रकाश और अंधेरे का है। तो इस तरह की जब युति होती है तो ये होता है। एक और योग होता है ज्योतिष में, हमारी पत्री में आता है कि हम उसे पाश योग के नाम से जानते हैं। पाँचों का मतलब है कि जब 5 घरों में, 5 भावों में तमाम ग्रह होते हैं तो यह जेल योग होता है, बंधन योग होता है। यह भी अपमान की बात है। कितना ही बड़ा काम हो, कोई कितना ही बड़ा मिनिस्टर तक लोग अंदर जाते, यहाँ तो प्रधानमंत्री तक को जाना पड़ा है, मुख्यमंत्री तक चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसकी पत्री में आ जाएगा यह योग, या गोचर में जब आसमान में बन जाएगा और उस जातक की पत्री के अनुसार बनेगा, उसके चंद्रमा के अनुसार, तो ये नौबत आ जाती है, स्थिति क्रिएट हो जाती है। उस जातक को थाने तक, हवालात तक, जेल तक जाना पड़ता है, बंद होना पड़ता है। पाशयोग का मतलब केवल हम यही नहीं मान लेंगे कि हम वो अपमान हो गया, वह जेल योग हो गया। तो जेल योग तो है ही है, लेकिन कई बार जातक किडनैप हो जाता है, कई बार अस्पताल में बंद हो जाता है और वहां से लौटकर भी नहीं आता है। ये भी उस पाशयोग के अंदर आता है, उसका एक कड़ी यह भी है। तो इस तरह अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि जब हम देखते हैं कि हमारा नाम धूमिल हुआ है, अपमान अपयश का अर्थ हमारा नाम, हमारा धूमिल हुआ है, तो हमें इसमें सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य मंगल अष्टक का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। यानी हम प्रकाश की पूजा करें और प्रकाश का दान करें। मंदिरों में दीपक हम दान करें, दिए जला करके दान करें। शनि के वृक्ष, शमी के पेड़ में के नीचे हम दीपक रखें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखें, गौशालाओं में जाकर के दें, हम नदियों के किनारे, हम तीर्थ धाम पे, गंगा किनारे, कहीं भी वहां जाकर के दें, कहीं संगम पे हम ये दीपक दान करें, अर्थात प्रकाश का दान करें। शिवालय में जाए, ज्योतिर्लिंग में जाए, तो हम उस अपयश से बच जाते हैं। सूर्य चालीसा का रोजाना पाठ आप करेंगे, सूर्य की उपासना आप करेंगे, तो आपका अभ्यस्त नहीं होगा। जितना मर्जी पाशयोग पत्री में हो, जितनी मर्जी ये युतियां तैयार हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के पत्रियों में ये है और ऐसा नहीं हुआ। कारण ये रहा कि उन्होंने अपने पिताजी की सेवा की, उनका सम्मान करते रहे, जो इक्वल एंड टू सन है, यानी लाइट है, प्रकाश है, नाम उसी से आया है। आत्मज लिखते हैं आप, पुत्र नहीं। पुत्र तो कल परसों की बात है। आत्मा यानी आत्मा ने न पश्यती आत्मा, आत्मा से ही आत्मा का जन्म हुआ, प्रकट हुआ, स्कैटर करती है, फैलती है।
बढ़ती है, समृद्धि होती है। तो ये मैंने आपको एक वीडियो छोटी-सी आपको दी है मान-अपमान पे, आप इसमें ध्यान रखें और जो उपाय आपको बताए हैं, वह आप करते रहिए, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य लिखें। ज्योतिष प्रणाम के साथ श्री हरि शरण।